क्या आपको पता है पंजाब की इसी ज़मीन पर हिंदुस्तान के एक ऐसी मुजद्दिद आराम फरमा रहे हैं जिनका नाम इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम पर आता है। सच बताऊं, मुजद्दिद अल्फ़सानी हज़रत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुझे भी इतना नहीं पता था। मैं भी पहली बार जब सुना कि पंजाब के सरहिंद शरीफ में इतने बड़े अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं तो दिल में बस एक ही ख्याल आया, इतनी बड़ी शख्सियत और मुझे भी आज तक इनके बारे में इतना कम क्यों पता था। ये वो दौर था जब मुगल बादशाह अकबर के ज़माने में दीन इलाही जैसे रिलीजियस एक्सपेरिमेंट शुरू हुए थे और इस्लाम की बुनियादी टीचिंग को लेकर एक बड़ा फितना पैदा हो रहा था। ऐसे वक्त में हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी ने अपने इल्म, अपने मकतूबात और अपनी इस्लाह की कोशिशों के ज़रिए इस्लाम की बुनियादी टीचिंग को मजबूती से सामने रखा। इसी वजह से उन्हें मुजद्दिद अल्फ़सानी यानी दूसरी हिजरी सदी के मुजद्दिद के नाम से याद किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनका नाम सरहिंदी इसलिए पड़ा क्योंकि उनका ताल्लुक इसी सरहिंद से था। और अब सोचिए, बरेली में आला हज़रत के दर से रुखसत के बाद हमारी ट्रेन पंजाब की तरफ जा रही थी और हमारा अगला मकाम था सरहिंद शरीफ। एक मुजद्दिद के घर से दूसरे मुजद्दिद के घर तक का सफ़र। लेकिन सरहिंद पहुंचकर जो हमने देखा, रूम की तलाश से लेकर उर्स के माहौल तक, कुरान की तिलावत से लेकर लंगर तक और पंजाब के उन खूबसूरत रास्तों तक, ये सफ़र सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये था मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के दर तक पहुँचने का सफ़र। और आज इसी सफ़र की पूरी कहानी आपको बताता हूँ। आला हज़रत उर्स से जब हम बरेली से रुखसत हुए ना, तो हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नई सफ़र की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि उर्स आला हज़रत के बाद हमारा अगला सफ़र था पंजाब के सरहिंद शरीफ का। और मुझे ये चीज़ पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगी, एक मुजद्दिद के घर से रुखसत होकर दूसरे मुजद्दिद के घर तक का सफ़र। और सच बताऊँ, सरहिंद शरीफ के बारे में मुझे पहली बार ज़्यादा मालूमात इसी सफ़र के दौरान हुई। मुझे पहले ये नहीं पता था कि पंजाब की ज़मीन पर अल्लाह के इतने बड़े बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को इस्लामिक हिस्ट्री में एक बड़े मुजद्दिद और नक्शबंदी सूफ़ी स्कॉलर के तौर पर याद किया जाता है। उनका ज़माना मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर का ज़माना था और ये दौर था जब अकबर की ज़माने में दीन इलाही जैसी रिलीजियस एक्सपीरियंस सामने आ रही थी। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी ने इन रिलीजियस पॉलिसीज़, इस्लाम की बुनियादी टीचिंग से हटने वाली चीज़ों की मुखालिफत की और आपने मकतूबात और तालीम के ज़रिए इस्लामिक टीचिंग को रिवाइव करने की कोशिश की। यानी जिन चीज़ों को आज हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं ना, वो उन सब के बीच में कैसे अल्लाह के वली भी थे जिन्हें अपने दौर में दीन इस्लाह के लिए काम कर रहे थे। और इसी बुजुर्ग के दौर पर हाजिरी देने के लिए आज हम बरेली से पंजाब तक के सफ़र के लिए निकल पड़े। बरेली से हमने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन का सफ़र भी अपने आप में अलग ही था। रात का सफ़र, थकान ऑलरेडी थी, लेकिन दिल में इतनी एक्साइटमेंट थी कि भाई पंजाब पहली बार जा रहे हैं। वैसे भी पंजाब को हमने बचपन से मूवी में कुछ ज़्यादा ही देखा था, खेतों का सीन, सरसों का खेत, ठंडी हवा और पंजाबी वाली वाइब्स। तो हम भी देख रहे थे असली पंजाब कैसा होता है। और फिर सफ़र करते करते सुबह के लगभग 4 बज गए और हम पहुंच गए सरहिंद शरीफ। भाई सुबह के 4 बजे का टाइम था। स्टेशन से बाहर निकले, एकदम सन्नाटा सा था, ठंडी हवा, रास्ता खाली। हम 3-4 लोग अपना सामान लेकर खड़े थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई रुके कहाँ, पहली बार आए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पहले हमने सोचा रूम बाद में देखेंगे, पहले रोजा शरीफ चलते हैं। और सरहिंद का नाम सुनकर मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया, सरहिंद नाम का मतलब क्या है। थोड़ा हिस्ट्री देखा तो पता चला कि सरहिंद का नाम बहुत पुराना है। इसी नाम को ओरिजिन के बारे में डिफरेंट हिस्टोरिकल व्यू मिलते हैं, लेकिन एक पॉपुलर एक्सप्लेनेशन इसको सरहिंद यानी हिंदुस्तान के सर से जोड़ती है और ये जगह हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आज के फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट भी इसी हिस्टोरिक सरहिंद से जुड़ा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब आप रोजा शरीफ की तरफ जाते हो ना, तो उसके बिल्कुल आसपास से गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब का एरिया आ जाता है। यानी एक तरफ मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी रूहानी निस्बत और दूसरी तरफ सिख भाइयों के लिए बहुत अहम तारीखी और मुकद्दस मुकाम। और मुझे ये चीज़ देखकर लगा सरहिंद सिर्फ एक शहर नहीं है, ये हिंदुस्तान की बहुत सारी तारीखों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो हम पहले रोजा शरीफ पहुंचे। पंजाब में कई जगह दरगाह के लिए रोजा शरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और यहाँ के लोगों की बोली, भाई क्या मीठी बोली है। आप किसी से बात करोगे तो एक अलग ही अपनापन फील होता है। हमने पहले रोजा शरीफ में हाजिरी दी, दुआ की और फिर वहाँ से चाय पीने और फिर वहीं चाय पीकर थोड़ी देर लोगों से बात की। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, भाई यहाँ रुकने का क्या सिस्टम है, क्योंकि पहली बार पंजाब आए थे। पहुंचने पर पता चला कि उर्स के टाइम बहुत सारे लोग पहले ही रूम बुक करवा लेते हैं और काफ़ी लोग गुरुद्वारा में रहते हैं। हम भी गुरुद्वारा के काउंटर की तरफ चले गए, पूछा कि रूम अवेलेबल है, तो पता चला कि उर्स के वक्त कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था और जो रेट थे वो काफ़ी रीजनेबल रेट थे। यहाँ पर एसी रूम भी आपको लगभग 500 रुपये में मिल जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उर्स के टाइम बुकिंग बहुत पहले हो जाती थी, लोगों ने हफ्ते पहले से बुकिंग करवाई थी और हम तो लास्ट मोमेंट पर आए थे पंजाब। हमने सोचा चलो किस्मत आजमाते हैं और फिर शुरू हुई हमारी रूम हंटिंग। रोजा शरीफ से वापस सरहिंद स्टेशन के आसपास आ गए। एक होटल देखा बुक्ड, दूसरा देखा बुक्ड, ओयो देखा बुक्ड, गेस्ट हाउस देखा बुक्ड, आसपास के एरिया तक चेक कर लिए, लेकिन रूम मिल ही नहीं रहा था। और धीरे धीरे रात से सुबह हो गई, ना कुछ ढंग से खाया ना पिया, बस रूम ढूंढ रहे थे। एक पॉइंट में तो जेन्युइनली टेंशन हो गई थी, दिल में आ रहा था भाई पंजाब तो आ गए, लेकिन अब वापस कैसे जाएं। मुश्किल से एक रूम मिला। कंडीशन ऑनेस्टली कुछ खास नहीं थी, फ़ैन भी ठीक से नहीं चल रहा था, लेकिन उस वक्त ऑप्शन ही क्या था, रूम मिल गया, बस मिल गया।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात 2000 रुपए पर डे मिला। हमने कहा चलो भाई अल्लाह के नाम लेकर यहीं रुक जाते हैं। अगला दिन जुम्मा था तो हम नमाज के लिए रोज़ा शरीफ की तरफ चले गए और भाई उर्स का क्राउड देखा तो समझ आ गया कि हम इस लेवल के उर्स में आए हैं। लोगों की कोई कमी नहीं थी, हर तरफ लोग, हर तरफ मेहमान, हर तरफ एक रूहानी माहौल। नमाज के बाद पता चला कि यहाँ लंगर भी होता है। हमने सोचा भाई भूख भी लगी है और लंगर भी मिल रहा है तो चलो लंगर ही खाते हैं। लाइन देखी तो भाई लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन हमने भी कहा चलो भाई आज पंजाब का लंगर एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर ब्लॉगिंग का एक फ़ायदा हुआ, वहाँ के जिम्मेदार लोगों से बात की, हमने बताया कि हम मुंबई से आए सिर्फ उर्स कवर करने के लिए, तो उन्होंने हमें बहुत प्यार से हमें लंगर का सेटअप दिखाया, रोटी किस तरह बनती है, कितनी बड़ी क्वांटिटी में खाना बनता है, लोगों तक खाना कैसे पहुंचाया जाता है, सब कुछ। और मुझे ऑनेस्टली ये देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि उर्स सिर्फ स्टेज या क्राउड का नाम नहीं होता बल्कि जो लोग मेहमानों की खिदमत करते हैं उनका भी एक अलग ही रोल होता है। उसके बाद हम वापस रूम की तरफ आए। शरीन स्टेशन के पास एक ही होटल में पंजाबी खाना खाया और भाई पंजाब आए हो और पंजाबी खाना तो खाना बनता है। वहीं बैठे बैठे एक दो लोगों से बात हुई, थोड़ी दोस्ती भी हो गई। वैसे भी पंजाब के लोग पर्सनली बहुत स्वीट होते हैं, बात करने का अंदाज ही अलग है। अब अगला दिन था उर्स का मेन दिन। हम जब रोज़ा शरीफ पहुंचे तो कुरान की तिलावत शुरू हो चुकी थी और यहाँ के उर्स प्रोग्राम मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से कारी साहब आए हुए थे और एक एक के बाद एक कुरान की तिलावत हो रही थी। माशाअल्लाह, एक से बढ़कर एक किरत, आप बस बैठे बैठे सुनते रहो तो वक्त का पता ही नहीं चलता। और फिर जैसे जैसे कुरान की तिलावत होती गई मैंने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। रोज़ा शरीफ के गुम्मत के आसपास पोपट आने लगे, पहले एक दो, फिर दो चार, फिर धीरे धीरे एक पूरी लाइन बन गई और दिल में बस ये ख्याल आया शायद ये भी अल्लाह का कलाम सुनने आ गए हैं। पता नहीं मेरी ये फीलिंग थी, लेकिन उस वक्त का जो मंजर बहुत खूबसूरत था। फिर कुरान खानी हुई और उसके बाद दुआ हुई और दुआ भी छोटी नहीं थी, काफ़ी देर तक दुआ होती रही। हर शख्स अपने रब को राज़ी करने की कोशिश में था। कोई हाथ उठाए हुए था, कोई आंखें बंद किए हुए था, कोई खामोशी से दुआ कर रहा था। और ऑनेस्टली शरीर में उर्स का जो सुकून मुझे फील हुआ ना, वो मुझे काफ़ी अलग लगा। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कुरान खाने के बाद जगह जगह मिठाई बट रही थी। किसी के हाथ में पैकेट, किसी के हाथ में मिठाई, किसी को देते हुए किसी को लेते हुए, यानी मेहमान नवाजी और खुशी दोनों साथ में चल रही थी। रोज़ा शरीफ से बाहर निकले तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ गई। बस भर भर के लोग जा रहे थे ब्रास, और लोग बता रहे थे कि वहाँ अंबिया किराम की मज़ारात से निस्बत है। भाई ये सुनकर नेचुरली क्यूरियोसिटी तो होती है। हमने भी सोचा जब पंजाब आए हैं तो ये जगह भी देख लेते, लेकिन पहले थोड़ा जाकर रेस्ट किया। फिर शाम को वापस रोज़ा शरीफ की तरफ आए, ज़ियारत की और अंदर एक जगह देखा कि लोग बोतल में पानी भर भर के ले जा रहे थे। लोग उस पानी को जमजम के पानी कह रहे थे। मैंने भी देखा लोग बड़े अकीदत से भर रहे थे। और फिर बाहर आए, बस रेडी थी, हम भी बस में बैठ गए और भाई यहाँ से जो पंजाब की असली रोड जर्नी एक्सपीरियंस हुआ ना, क्या बताऊं, मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत रूरल रूट शायद ही पहले देखा था। एक तरफ ट्यूबवेल, दूसरी तरफ दूर दूर तक खेती, हवा, खुले रास्ते और पंजाब के वो खेत जिन्हें हम बचपन से मूवी में देखते आए हैं, आज असली में सामने थे। और मुझे लग रहा था भाई ये वही पंजाब है जो हमेशा मूवी में देखते हैं। ब्रास पहुंचने से पहले भूख भी बहुत लगी थी तो पहले लंगर खाया। और भाई सफर में जब भूख लगी हो ना तो लंगर का खाना और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद हमने वहाँ जियारत की, जो जगह थी उसका माहौल अपनी जगह बहुत अलग था। फिर बस वापस जाने के लिए रेडी थी और हमने भी वापस शरीन की तरफ आ गए और हमने देखा हमारी शरीन की जर्नी खत्म होने लगी है। अगला दिन हमारा वापसी का था तो हमने सोचा भाई पंजाब आए हैं, नाश्ता किए बिना कैसे जाएंगे। एक जगह रुककर नाश्ता किया और भाई लस्सी, पंजाब आए हो और लस्सी नहीं पी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लस्सी पी, नाश्ता किया और फिर बैग उठाया और बैग उठाने की जगह बैग मैं होटल में भूल गया तो भाई वापस मुझे लाकर दिए स्टेशन पर। ये भी पंजाब की हॉस्पिटैलिटी का एक और एक्सपीरियंस था। हमने टिकट ऐसी ली थी कि अमृतसर में थोड़ा टाइम मिल जाए। हमने सोचा था गोल्डन टेम्पल घूम लेंगे भाई, लेकिन टाइम इतना कम था, सिर्फ लगभग 2 घंटे के आसपास। तो हमने सोचा गोल्डन टेम्पल का पूरा एक्सपीरियंस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक जगह तो जरूर देख पाएंगे। तो हम चले गए जलियांवाला बाग। वहाँ जाकर जो शहीद हुए थे उनको याद किया। हिस्ट्री को सामने से फील करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। फिर गोल्डन टेम्पल के सामने वाली फेमस लस्सी पी। दिल तो बहुत था कि पंजाब के सरसों दा साग खाया जाए, लेकिन भाई ने बता दिया कि वो प्रॉपर सीजन में ही मिलता है। तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, पंजाब आए, छोले कुलचे खाए, लस्सी पी और फिर मुंबई की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो गया। और इसी तरह बरेली से शुरू हुआ हमारा सफ़र पंजाब के शरीन तक गया। मुजद्दिद अल्फिशानी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े शरीफ पर हाजिरी हुई, उर्स का माहौल देखा, कुरान की तिलावत सुनी, लंगर का एक्सपीरियंस किया, पंजाब के खेतों के बीच सफ़र किया, ब्रास तक गए और अमृतसर में जलियांवाला बाग और थोड़ा सा गोल्डन टेम्पल एरिया भी एक्सपीरियंस किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम सरिंद रूम के लिए परेशान होते हुए वापस आए तो यादों से बैग भरा हुआ था। 2000 का वो कमरा याद रहेगा, पंजाब की ठंडी हवाएं याद रहेगी, रोज़ा शरीफ की कुरान की तिलावतें याद रहेगी, गुम्मत पर जमा होते तोते याद रहेंगे, लंगर की लाइन याद रहेगी, पंजाब के वो खेत याद रहेंगे और सबसे ज़्यादा एक अल्लाह वाले के दर पर गुजरे हुए वो लम्हे याद रहेंगे। अगर आप भी शरीन शरीफ जाने का प्लान बना रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। उर्स के टाइम रूम लास्ट मोमेंट पर मत ढूंढना, हमारी तरह सुबह 4 बजे पहुँच 2000 का फैनलेस रूम मत लेना भाई। बाकी पंजाब ने जो मोहब्बत दी उसके लिए दिल से शुक्रिया। और हज़रत मुजद्दिद अल्फिशानी रहमतुल्लाह अलैह के दर से जो यादें लेकर आए वो शायद इस सफ़र की सबसे खूबसूरत चीज़ें थीं। अल्लाह हम सबको नेक बुजुर्गों की निस्बत से फ़ायदा दे, उनके पैगाम को समझने और ज़िंदगी में अच्छाई लाने की तौफीक दे, आमीन। अब चलते हैं तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगली व्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।